हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट, जिसमें आपको पता है कि सीपीटी आ जाएगा। सीपीटी मतलब कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क से रिलेटेड कंटेंट सारा का सारा कवर हो जाएगा। अब देखिए, हिंदी में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल को बौद्धिक, प्रॉपर्टी को बोलते हैं संपदा और राइट्स को बोलते हैं अधिकार। तो इसे बोलेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार। अब देखिए, ह्यूमन माइंड की बात करते हैं, यानी मानव दिमाग की बात करते हैं, तो खुरापाती होता है। कभी कभी क्रिएटिव भी हो जाता है, तो कभी कभी क्या आता है, हम गलत सोचते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, हम कुछ क्रिएटिव सोचते हैं। तो क्रिएटिव सोचते हैं तो क्या निकल के आता है, इन्वेंशन निकल के आता है, हमारी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी निकल के आती है, कुछ आर्टिस्टिक वर्क निकल के आता है, कुछ डिजाइन हमारे मन में आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि उसको, उसका जो राइट है वो हमें ही मिले और सामने वाले को ना मिले। तो हम क्या करेंगे, उसको रजिस्टर करवा लेंगे। तो वो किसके थ्रू कराएंगे, किसी एक्ट के थ्रू। तो नोवेल्टी होनी चाहिए, उसका इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए, तब जाके वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है। वही आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे यही बोल रहा है कि इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड्स लाइक इन्वेंशंस, literary and artistic work and symbols, names, images, design used in commerce। तो देखिए, कॉमर्स मतलब बिजनेस में यूज हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, कि मैंने कुछ चीज इन्वेंट की जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने कुछ आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया, मैंने कोई सिंबल क्रिएट करा जो कि मेरे बिजनेस में काम आएगा, जैसे प्यूमा, एडिडास। तो आपको पता है कि एक वो नाम है, ब्रांड नेम, उनका एक सिंबल है। प्यूमा का शेर का निशान बोल सकते हैं, नाइक का आपको पता है कि राइट का निशान, एडिडास का जो आपका है वो 3 साइन होते हैं, शायद गिरते हुए होते हैं, उठते हुए होते हैं, समथिंग उठते हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे अलग अलग ब्रांड होते हैं, उनके खुद के सिंबल, इमेजेस, नेम है। आपका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, अगर बिजनेस होगा तो आपने भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा अपने ब्रांड का, ताकि कोई उसका इलीगल यूज ना कर सके या आपकी परमिशन के बिना यूज ना कर सके। तो वो सारा पार्ट इसमें कवर दे रखा है। अब बोल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं। कह रहा है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा बोल रखा है कॉपीराइट्स। अब देखिए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, इन्वेंशन यानी जिसे पेटेंट बोला जाता है, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिक इंडिकेशन ऑफ सोर्स। अब पहले सबसे पहले हम कवर करेंगे पेटेंट, फिर कवर करेंगे मेरे हिसाब से ट्रेडमार्क, उसके बाद कवर करेंगे कॉपीराइट का पार्ट। अब देखिए, ज्योग्राफिक इंडिकेशन ऑफ सोर्स क्या होता है, कि जहां से कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ओरिजिनेशन हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ बासमती राइस, तो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ। टकीला बोलते हो आप, टकीला जो पीते हैं लोग, ड्रिंक पीते हैं, तो मैक्सिको से हुआ। इस तरीके से अलग अलग चीजों का इजाद हुआ, तो वो कहाँ से हुआ, उनके एक ज्योग्राफिक पोर्शन से हुआ। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, जैसे बासमती राइस इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। वैसे ही एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, रुकिए। तो देखिए, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि यार ज्योग्राफिक इंडिकेशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो एक मुझे ऐसे ही दिख गया जिसमें क्या बोल दिया कि अभी अभी रिसेंट, अब ये टाइमिंग का तो मुझे पता नहीं, शायद 2 साल हो सकते हैं उससे पहले, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या करा रिसेंटली, ज्योग्राफिक इंडिकेशन से रिलेटेड 5 वेराइटीज ऑफ इंडियन कॉफी को ज्योग्राफिक इंडिकेशन का दर्जा दिया है। ये बोल दिया 5 वेराइटीज ऑफ इंडियन कॉफी को, कि उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, इंडिया में किसी स्टेट से हुआ है। तो कर्नाटका, किसकी बात कर रहा है, कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कोई कोडागु डिस्ट्रिक्ट नाम से, वहां पे कॉफी, जनरली उसको उसने ज्योग्राफिक इंडिकेशन का नाम दिया कुर्ग अरेबिका कॉफी। इसी तरीके से 4 और हैं, अब मैं नाम नहीं बोल रहा क्योंकि टिपिकल नाम होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनको ज्योग्राफिक इंडिकेशन दे दिया जाता है कि वो वहीं से ओरिजिनेट हुई है, उसका मेन सोर्स ही वो है। ओके, वैसे कॉपीराइट की बात कर रहा है तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कि साहित्यिक वर्क हो गया, कलात्मक कार्य हो गया, तो लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क हो गया, जैसे नॉवल, पोयम, प्लेस, फिल्म्स, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, वो सारे के सारे कॉपीराइट में आ जाते हैं। आपको पता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डालता हूँ, तो मेरा जो काम है, मेरी परमिशन के बिना कोई कॉपी नहीं कर सकता। कई जने देखते हो आप क्या करते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देते हैं। आप देखिए, कई यूट्यूबर्स होते हैं, व्लॉगर्स होते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो पीछे क्या होता है, गाने चल रहे होते हैं तो वो गाने को साइलेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गाने का कॉपीराइट किसके पास है, टी सीरीज के पास है, जी टीवी के पास है, या सारेगामापा के पास है। इस तरीके से अलग अलग जो म्यूजिक रिकॉर्ड्स है, म्यूजिक लेवल्स है, उनके पास है। तो वो क्या चाहते हैं कि हमारी परमिशन के बिना यूज नहीं हो। तो आपने कैसे गाना बजाया, इससे आप कमा रहे हो प्रॉफिट। वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप हमारे पर्टिकुलर गानों की तरफ प्रॉफिट कमा रहे हो और हमें कुछ भी नहीं दे रहे। ओके, अब देखिए, शादी पार्टी में तो बच सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप उनका कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। तो आपको पता है कोई इवेंट होता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि, जैसे मैं एक इवेंट में गया था, वहाँ पे क्या है कि मॉडलिंग करनी थी, एक तरीके से वाइफ के साथ गया था कोई कंपटीशन में। तो उन्होंने बोला कि चलेगा सिर्फ सोनी म्यूजिक के गाने ही, टी सीरीज के नहीं चलेंगे, क्योंकि उनके पास राइट किसका था, सोनी म्यूजिक का ही था। तो वो कमर्शियल राइट की बात आ गई, ठीक है, वो पार्ट आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है क्रिएटर्स आर गिवन द राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग देयर इन्वेंशन, कि आपने जो इन्वेंशन किया है, दूसरों को एक तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। उसके लिए एक तरीके से आपके पास पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो आपकी परमिशन के बिना सामने वाला यूज नहीं कर सकता। These rights are known as intellectual property rights. Thus, it protects the interest of creator by giving them property rights
ओवर देयर क्रिएशन। तो इसका मतलब क्या है, जो उन्होंने क्रिएट किया है उन पर एक तरीके से उनके प्रॉपर्टी राइट आ गए, संपदा अधिकार आ गए। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, the importance and role of intellectual property protection has been crystallized in the trade related intellectual property system agreement। तो आपको पता है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट कई कंट्रीज के बीच में, तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट आया। ट्रिप्स एग्रीमेंट विच कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1995 is to date the most comprehensive multilateral agreement on intellectual property। अब देखिए, ये शायद मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस वाले पार्ट में भी कवर करवा चुका हूँ, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा ट्रिप्स ट्रिम्स, ये आपने कवर किया था, तो वहाँ पे जाके देख लेना थोड़ा सा पार्ट। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है कि जो ट्रिप्स से रिलेटेड एग्रीमेंट है उसमें कौन कौन से एरिया कवर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। तो ये बोल रहा है द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इट कवर्स आर, एक बार देख लेते हैं। अब देखिए आपको पता है कि कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, दैट इज राइट ऑफ परफॉर्मर, प्रोड्यूसर ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग चैनल होते हैं, सोनी जी, ये सारे चैनल हैं, तो आपको पता है कि उनके पास कॉपीराइट है, आप उनके राइट का यूज नहीं कर सकते। ये नहीं कि देखो कई जने क्या करते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा होता है और क्रिकेट मैच की रिकॉर्डिंग करके, वही आजकल आपको पता है बहुत सारे रिकॉर्डर आते हैं, या आपको पता है कि वूट ऐप आता है, हॉटस्टार आता है, तो उनकी रिकॉर्डिंग होती है और वो क्या करते हैं अपने चैनल पे डाल देते हैं। तो उनके पास परमिशन ही नहीं है, फिर भी डाल देते हैं, तो उनके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। अगर आप फिर भी यूज करते रहोगे तो आप पे वो केस भी कर सकते हैं, क्योंकि उन कंपनीज के पास, उन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट है, आप उनका यूज नहीं कर सकते। किसी ने साउंड जनरेट किया, कोई भी पर्टिकुलर, किसी ने कोई आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया, तो आप उसकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते हो, ये पार्ट है। ट्रेडमार्क्स इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स, तो बोल दिया ट्रेडमार्क्स मतलब व्यापारिक चिन्ह। आपको देखिए व्यापारिक चिन्ह का एग्जांपल बताए, प्यूमा, नाइकी, एडिडास, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो आप उनके सिंबल देखते हो, ओके। वैसे आप उनके ब्रांड नेम ये भी देखते हो। वैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको बताया, इंक्लूडिंग अपिलेशन ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से वो जनरेट हुआ। इंडस्ट्रियल डिजाइंस हो गई। पेटेंट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, नए टाइप के प्लांट्स आते हैं, उनका भी एक तरीके से क्या होता है, पेटेंट करवा दिया जाता है, ताकि और कोई कंट्री नहीं बोले कि हमारे यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है या जनरेट हुआ है या हमने इन्वेंट किया है। द लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, देखिए अब क्या बोल रहा है, जो आईसीज होती है मोबाइल में डलती है, टीवीज में डलती है, तो आपको बोल रहा है कि उनकी जो लेआउट डिजाइन है, उनकी जो अंदरूनी डिजाइन है, टोपोग्राफी बोला जाता है, उनका भी एक तरीके से क्या किया जाता है, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, ये बोल रहा है, ताकि और कोई आपकी परमिशन के बिना यूज ना कर सके। द अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डेटा, तो ये बोला जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं उनको भी एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो, ताकि आपकी परमिशन के बिना और कोई उसको यूटिलाइज ना कर सके। तो ये सारा पार्ट ट्रिप्स में आता है, किसमें आता है, ट्रिप्स में आता है, जो कि एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की बात करता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम एग्रीमेंट। अब देखिए, अब 3 पार्ट कवर करेंगे, पेटेंट कवर करेंगे, ट्रेडमार्क कवर करेंगे और कॉपीराइट का पार्ट कवर करेंगे। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल सिंपल सा पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन बोल रहा है कि पेटेंट क्या है। पेटेंट इज अ मोनोपोली ग्रांट एंड इट अनेबल्स द इन्वेंटर टू कंट्रोल द आउटपुट एंड विद इन द लिमिट सेट बाय डिमांड द प्राइस ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक मोनोपोली ग्रांट है, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक अधिकार है, क्योंकि आपने जो चीज़ इन्वेंट की उसमें कुछ ना कुछ नॉवल्टी है, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेंटिव स्टेप है, याद रख लेना। क्योंकि जब भी हम पेटेंट की बात करते हैं तो पेटेंट एक्ट 1970 आता है, वो क्या बोलता है कि सेक्शन 3 सेक्शन 4 उसके जो भी सब्जेक्टेड मैटर है उसको आपने कवर किया, आपने इन्वेंटिव स्टेप किया, आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नॉवल्टी थी, नया था, ठीक है, वो कोई रिपीटेटिव प्रोडक्ट नहीं था, ये बोल दिया। तो उस केस में जो पेटेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है, कंट्रोलर है, वो आपको क्या करेगा, राइट दे देगा, आपको क्या दे देगा, राइट दे देगा। अब आपकी परमिशन के बिना कोई उसको यूज ही नहीं कर सकता। अब आप अपने पेटेंट को या लाइसेंस को क्या कर सकते हो, सामने वाले किसी को भी दे सकते हो, उसके थ्रू पैसा अर्न कर सकते हो। तो आप किसी को लाइसेंस ग्रांट कर सकते हो, किसी को बेच सकते हो, ये भी पार्ट है ना। तो पेटेंट एक तरीके से क्या है, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय ए कंट्री टू द ओनर ऑफ एन इन्वेंशन टू मेक, यूज, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द इन्वेंशन। तो इसका मतलब क्या है, आप अपने इन्वेंशन की मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज भी कर सकते हो, जो भी आपने इन्वेंशन किया आप उसको बना भी सकते हो, ये सारा पार्ट आ गया। प्रोवाइडेड द इन्वेंशन सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन स्टुपुलेटेड इन द लॉ, एक्सक्लूसिविटी ऑफ राइट implies that no one else can make, use, manufacture of market the invention without the consent of patent holder। देखिए यहाँ पे यही बोला है ना, पेटेंट होल्डर की सहमति के बिना कोई भी ना बना सकता है, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ये बोल रहा है, ना उसका यूज कर सकता है, ना उसकी मार्केटिंग कर सकता है आपकी परमिशन के बिना। द राइट इज अवेलेबल ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आपको जो राइट अवेलेबल होता है वो क्या होता है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखिए बोला है, दस ए पेटेंट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिवन टू एन इन्वेंटर बाय गवर्नमेंट अलाउइंग हिम टू एक्सक्लूड एनीवन एल्स फ्रॉम कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग हिज इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड
विच इज 20 ईयर्स एट प्रेजेंट। तो देखिए एक तरीके से क्या 20 साल ही है, पेटेंट से रिलेटेड जो आपके पास राइट होगा वो क्या होगा, 20 साल तक का होगा। यानी देखिए इसका मतलब ये हो सकता है कि जो टर्म ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिली है वो 20 साल तक की मिली है। कब से? जब से आपने जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी उसके बाद। तो आपको पता है कि आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने जो भी इन्वेंशन किया आपके प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद 20 साल तक आप प्रोटेक्टेड हो कि कोई भी आपकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता आपके राइट को। कितने सालों तक? 20 साल तक। उसके बाद तो वो कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद तो आपका राइट हट गया, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो इट ऑल्सो अप्लाई, ये बोल रहा है कि जनरली ये जो आया था पेटेंट एक्ट 2002 में आया था, याद रखना, अमेंडमेंट हुआ था। तो पेटेंट एक्ट 1970 बोलते हैं, लेकिन पेटेंट एक्ट जो आया था वो 2002 में अमेंडमेंट आया था, उसके थ्रू आया था, याद रख लेना। अब देखिए प्रोविजंस देखते हैं, प्रोविजंस में क्या बोल रहा है। तो देखिए पेटेंट एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग प्रोविजंस दे रखे हैं मेन। ए पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच मे बी रिलेटेड टू एनी प्रोसेस और प्रोडक्ट, जो किसी प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित होते हैं, तो पेटेंट उससे रिलेटेड ग्रांट किया जाता है। अब इन्वेंशन की बात कर रहा है तो देखिए याद रखिए कि इसमें 3-4 चीज़ें होती है, मैंने आपको बताया। नॉवल्टी होनी चाहिए, यानी याद रख लेना नॉवल्टी होनी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, ये बोलता है जनरली। साथ में जो सेक्शन के सब्जेक्टेड मैटर है वो तो होंगे ही होंगे, वो तो पर्टिकुलर होने चाहिए, क्योंकि आप सेक्शन के बाहर नहीं जा सकते, तो सेक्शन के जो क्राइटेरिया वो तो पूरा करोगे। नोवेल्टी आपको पता है कि क्या होता है? नहीं पता? देखिए सबको ही पता है कि जब ये इन्वेंशन करेंगे तो ये मान के चलिए, नोवेल्टी का मतलब क्या है कि जो भी आपने इन्वेंशन किया वो बिल्कुल नया होना चाहिए। ये नहीं कि वो पहले से किसी ने डॉक्यूमेंट उसका पब्लिश कर दिया था इन्वेंशन का, या प्रोसेस को पहले से ही बता दिया था। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वो पब्लिकेशन में पहले से प्रकाशित हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि वो बिल्कुल नया होना चाहिए, क्योंकि आपने इन्वेंट किया है। किसी और ने जो सोचा नहीं वो आपने सोच लिया, सीधी सी बात है। तो वो नॉवल्टी एक तरीके से आपकी। और याद रखना कि पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हमारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हो रखे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको ट्रिप्स। ठीक है, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये नहीं किसी वर्ल्ड में अगर वो पब्लिकेशन हो गया तो इसका मतलब पुराना हो गया, वो नया नहीं है। नया मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपने इन्वेंट किया है, ये हो गया। इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या है कि टेक्निकल एडवांस आप हो। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ उसमें फायदे का पार्ट है, हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट का पार्ट है, वो सारा पार्ट आ गया। फिर साथ में ये भी बोल देता है कि वो कमर्शियल यूज से रिलेटेड होना चाहिए, कि जब भी आप कुछ बना रहे हो वो कमर्शियल यूज से रिलेटेड होना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज से रिलेटेड होना चाहिए, कि जब भी आप कुछ बनाओगे उसकी प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि वो जो पेटेंट है वो प्रैक्टिकल यूज हो सकता है, ये नहीं कि बस वो थियोरटिकली आप अप्लाई कर रहे हो। आपको पता है कि उसका कमर्शियल यूज भी होना चाहिए। तो यहाँ पे यही पार्ट आ गया। सेक्शन 6 में क्या बोल रखा है? इट प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन में बी मेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आइदर अलोन और जॉइंटली विद अनदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेटेंट होल्डर है वो सबसे पहले क्या करेगा, जो भी इन्वेंशन करेगा, तो पेटेंट होल्डर कब बनेगा? जब वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉलोइंग पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, जॉइंटली या अलोन, बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। जिसने शुरू शुरू में इन्वेंट किया वही सीधा क्लेम कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कि जिसने इन्वेंट किया उसका असाइनी, बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ द राइट टू मेक सच एन एप्लीकेशन। आपको बताया कि जैसे सपोज करिए कि मैंने कुछ इन्वेंट की, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक शू इन्वेंट किया, या मैंने एक है ना गाड़ी इन्वेंट की जो कि एयर के कंप्रेशर के थ्रू चल सकती है, यानी हवा के थ्रू चल सकती है, और स्पीड भी क्या करती है, मैक्सिमम देती है। तो मैंने इन्वेंट किया, देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने नहीं करा, ये शायद जापान वापान में इन्वेंट हुआ है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एयर के कंप्रेशर के थ्रू एक तरीके से क्या है, व्हीकल चल रहा है। तो मैंने अगर इन्वेंट किया तो मैं फर्स्ट इन्वेंटर हूँ। अब मेरा जो असाइनी है वो भी अप्लाई कर सकता है, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर याद रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, ये तीनों कर सकते हैं। फिर देखिए बोल रहा है एज पर रूल 4 ऑफ पेटेंट रूल 2003, जो कि पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2005 आया था। एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट हैज फाइल्ड इन द रेस्पेक्टिव पेटेंट ऑफिस एज मेंशन्ड बिलो, where the territorial jurisdiction is decided based on whether any of the following occurrence fall within the territory। देखिए सीधी सी बात है कि हम जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे मैं जयपुर हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे पेटेंट ऑफिस होगा जहाँ पे मैं रजिस्टर करा सकता हूँ। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर मैं रहता हूँ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, डोमिसाइल और बिजनेस ऑफ द एप्लीकेंट। अगर मेरा बिजनेस है तो मैं क्या बोलूंगा, एप्लीकेंट का बिजनेस, क्योंकि आप देखोगे कई इंडस्ट्रीज भी क्या करती है, रिसर्च करती रहती है और कुछ ना कुछ इन्वेंशन करती रहती है, तो जहाँ पर उनका मेन बिजनेस है, रजिस्टर्ड प्लेस है। फिर भी बोल रहा है प्लेस फ्रॉम वेयर द इन्वेंशन एक्चुअली ओरिजिनेटेड। आपको पता है सिंपल सा पार्ट। सी एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया गिवन बाय द एप्लीकेंट व्हेन ही हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस और डोमिसाइल इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में उसके सर्विस का एड्रेस, अगर उसका बिजनेस नहीं है वहाँ पे,
या इंडिया में उसका निवास नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया दे देगा। ए पेटेंट एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म 1 along with provisional or complete specification with the prescribed fee as given in first schedule at an appropriated office। तो ऑफिस में जाके जो भी प्रिस्क्राइब फीस है फॉर्म 1 के साथ फिल कर देगा। अब प्रिस्क्राइब फीस क्या है वो तो एक बार गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगी, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कितने साल तक एक तरीके से क्या करता है वो राइट देता है, तो आप बोलोगे 20 साल तक राइट देता है एट प्रेजेंट। पिछले लॉ में क्या था, 14 साल था, लेकिन अब याद रखना अभी 20 साल है, ठीक है, तो 14 साल को याद रखने की जरूरत नहीं है। पेटेंट ऑफिस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन फ्रॉम द नेटिव प्लेस ऑफ द एजेंट ऑफ द एप्लीकेंट और एप्लीकेंट थ्रू ई फाइलिंग। तो आप क्या कर सकते हो, ई फाइलिंग भी कर सकते हो। अब देखो ई फाइलिंग करोगे तो डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, तो बोल रहा है फॉर ई फाइलिंग एप्लीकेंट या एप्लीकेंट का जो एजेंट है उसके डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। फिर बोल रहा है एज पर सेक्शन 11B एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट विल नॉट बी एग्जामिन्ड अनलेस द एप्लीकेंट और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड मेक्स ए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि आपने पेटेंट की एप्लीकेशन दी तो सामने वाले जो पर्सन है, यानी जो कंट्रोलर है, वो क्या करेगा, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलेगा कि एक बार चेक करके आओ जो भी इन्वेंशन है। तो वो इन्वेंशन को चेक करेंगे, प्रॉपर ऑथराइज तरीके से देखेंगे कि ये नोवेल्टी है, इसमें इन्वेंटिव स्टेप है, ये कमर्शियल यूज के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अगर लगता है तो एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करेंगे, वरना क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यही दे रखें, ओके। सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट इन केस द रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर इज एडवर्स टू द एप्लीकेंट। अब देखिए जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपकी पेटेंट की एप्लीकेशन को, तो आपके लिए वो बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनर इज एडवर्स टू द एप्लीकेंट और रिक्वायर्स एनी अमेंडमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, या जो आपने एप्लीकेशन दी उसमें कुछ अमेंडमेंट की नीड है, कुछ स्पेसिफिकेशन की, या आपसे कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो उस केस में द कंट्रोलर शैल बिफोर प्रोसीडिंग टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन कम्युनिकेट द जिस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन टू एप्लीकेंट एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल एंड गिव हिम ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, मेरी एप्लीकेशन चल रही है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई ये रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ क्या है, इनकम्प्लीट पार्ट है, एप्लीकेशन पूरी नहीं है, हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट जो थे वो प्रॉपर रिक्वायर्ड नहीं दिए गए थे हमारे द्वारा। तो उस केस में जो कंट्रोल है वो जितनी जल्दी चाहे, जितनी जल्दी, ये बोल रहा है एक्सपीडियसली, यानी जितनी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है, आपने एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट दी है, तो आप प्रॉपर पूरी करो। इसका मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो एडवर्स है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या बोलेगा कि इसको सही करो और आपको सुनने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे ये बोल दिया। सेक्शन 15 empowers the controller to refuse the application or direct to amend the application specification और अदर डॉक्यूमेंट। सेक्शन 15 क्या करता है, कंट्रोल को एम्पावर देता है कि वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है या डायरेक्ट टू अमेंड, या निर्देश दे सकता है कि आप एप्लीकेशन को अमेंड करो या उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन जोड़ो, या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लाने के लिए कह सकता है। सेक्शन 17 provides that at any time after the filing of an application and before the grant of the patent, the controller may, at the request of the applicant, direct that application shall be post dated to such date as may be specified in the request and proceed with the application accordingly। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसमें ये बोल रहा है कि आपने अगर पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल की है और आपको पेटेंट मिलने से पहले, पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल की उसके बाद, और पेटेंट की ग्रांट मिलने से पहले, मतलब पेटेंट रजिस्टर्ड होने से पहले, अगर आपने रिक्वेस्ट किया कंट्रोलर को कि जो भी एप्लीकेशन मैंने दी है उसको पोस्ट डेटेड माना जाए, इसका मतलब मैंने एप्लीकेशन आज दी है लेकिन उसको बाद की डेट से रिलेटेड माना जाए, तो उस केस में ये बोल रहा है, देखिए बोल रहा है that the application shall be post dated to such date as may be specified in the request and proceed with the application accordingly। और उस अकॉर्डिंग आप चलो, तो वो कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप कंट्रोलर के ऊपर है कि उसको पोस्ट डेटेड माने या ना माने, कि दी तो एप्लीकेशन आज है लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो बाद की डेट का मानो, कि बाद में स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 मई को एप्लीकेशन दी है, लेकिन जो पेटेंट की फाइल कर रहा है एप्लीकेशन, वो क्या बोल रहा है कि 1 मई को तो मैंने दी है लेकिन इसको आप 15 मई से चालू मानो। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कंट्रोलर से, कंट्रोलर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, सेक्शन 17 में दे रखा है। सेक्शन 21 प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट शैल डीम टू हैव बीन अबंडेंट अनलेस द एप्लीकेंट हैज कंप्लाइड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड विद ऑल द रिक्वायरमेंट इम्पोज ऑन हिम बाय अंडर द एक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो भी उसके पास टाइम पीरियड बताया गया उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम करेगा और अप्लाई करेगा तो ठीक है, वरना वो जो भी एप्लीकेशन है उसको अबंडेंट माना जाएगा, यानी एप्लीकेशन सही नहीं मानी जाएगी और कैंसिल मानी जाएगी। Section 43 dealing with the grant of patent provide that where an application for a patent has been found to be in order for grant of patent and either the application has not been refused by the controller by the virtue of any power vested in him by the act
or the application has not been found to be in the contravention of any provision of the act, the patent shall be granted as expeditiously as possible to the applicant। जहाँ पे कोई कमी नहीं है, इसका मतलब क्या है सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग, कि जहाँ पे आपको पेटेंट ग्रांट की गई तो क्यों की गई है, क्योंकि उसमें कुछ कमी नहीं थी, कंट्रोलर के पास पावर था और उसने देखा कि सब कुछ सही है, जहाँ पे उसको कुछ कॉन्ट्रावेंशन मिला ही नहीं, तो आपको पेटेंट जल्दी से जल्दी क्या करेगा, ग्रांट करने की करेगा, देने की करेगा। सेक्शन 63 क्या बोल रहा है, एंटाइटल द पेटेंट टू ऑफर टू सरेंडर इज पेटेंट एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू द कंट्रोलर। आपको पेटेंट मिल गया था, उसके बाद आप चाहे तो क्या कर सकते हो, अपना जो भी पेटेंट राइट है उसको सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि आपको कंट्रोलर को क्या करना है, नोटिस देना है, उसके बाद अपना पेटेंट का जो भी राइट है उसको सरेंडर कर सकते हो। फिर बोल रहा है एनी इंटरेस्टेड पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कैन फाइल ए पेटिशन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड फॉर द रिवोकेशन ऑफ पेटेंट अंडर सेक्शन 64 ऑफ द पेटेंट एक्ट। अब सेक्शन 64 में अदर पर्सन के पास राइट है, पेटेंटी के अलावा उनके पास क्या राइट है, गवर्नमेंट के साथ मिला के गवर्नमेंट भी है, तो वो क्या कर सकती है, पेटिशन फाइल कर सकती है और पेटेंट को कैंसिल करवा सकती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी है बोल सकते हैं, या वो एक तरीके से इन्वेंशन का पार्ट नहीं था, फ्रॉड तरीके से पेटेंट लिया गया था, ऐसे भी हो सकता है। तो दूसरे पर्सन को लग रहा है, इंटरेस्टेड पर्सन को, कि भाई ये तो पहले मेरे पास था राइट, ठीक है, लेकिन क्या है कि जानबूझ के क्या करा है, सामने वाले ने फर्जीवाड़ा करा है, फोर्जरी का करा है पार्ट, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, पेटेंट को कैंसिल करवा सकते हैं। सेक्शन 70 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 गिव्स द पर्सन रजिस्टर्ड एज ग्रांटी और प्रोपराइटर ऑफ ए पेटेंट power to assign, grant license under, or otherwise deal with the patent, and to give effectual receipt for any consideration for any such assignment, license और dealing। देखिए क्या है कि आपके पास राइट है, आपके पास लाइसेंस है, तो आप किसी और को भी दे सकते हो, तो यहाँ पे यही बोल रहा है प्रॉपराइटर क्या कर सकता है। देखिए जब भी पेटेंट एक्ट बोलता है तो पेटेंट एक्ट हमेशा क्या बोलता है कि आपका जो पेटेंट राइट है, उसका पेटेंट राइट का मतलब क्या है कि आपके पास है, आपने जो इन्वेंशन किया उसका राइट है, कोई आपकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता, इसमें यही दे रखा है। लेकिन सेक्शन 70 क्या पावर देता है कि आप उसको असाइन कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, तो आप अपने पेटेंट राइट को किसी को बेच सकते हो, एक तरीके से बोल सकते हैं, किसी और को दे सकते हो, लाइसेंस के फॉर्म में 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 8 साल के लिए ऐसे दे सकते हो। तो ये सारा पार्ट इसमें दे रखा है, ओके। फिर बोला द वर्क रिलेटिंग टू ड्राफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन, मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट, subsequent correspondence with the patent office on the objection raised, representing the applicant's case at the hearing, filing opposition and defending applications against opposition is entrusted to a qualified patent agent। यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए इसमें ऐसा बोल रहा है जा रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि पेटेंट होल्डर है ना, वो क्या कर रहा है, जो भी क्वालिफाइड पेटेंट एजेंट है उसको राइट दे रहा है कि आप क्या कर सकते हो, जो भी स्पेसिफिकेशन उसको ड्राफ्ट कर सकते हो, स्पेसिफिकेशन मतलब जो भी रूल्स, ये सारे पार्ट है। इसी तरीके से क्या है कि जो पेटेंट की एप्लीकेशन करना है, और बोल रहा है कि कभी कभी ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, वो रेज करने का काम हो गया पेटेंट ऑफिस में, कि नहीं आपने जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, तो वो क्वालिफाइड पेटेंट एजेंट है जो आपके बिहाफ पे क्या कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, साथ में कोई भी सुनवाई हो रही है, कोई भी किसी ने अपोजिशन ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो उसको देखने का काम भी कौन कर रहा है, ये क्वालिफाइड पेटेंट एजेंट ही कर रहा है। फिर देखिए इसके बाद आगे आप ट्रेडमार्क का पार्ट। ट्रेडमार्क क्या है, आपको बताया कि व्यापार चिन्ह, बार बार एग्जांपल फॉर्म में बताया, तो यहाँ पे यही बोला है, ट्रेडमार्क इज ए विजुअल सिंबल विच में बी ए वर्ड टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ द गुड्स, ए सिग्नेचर, नेम, डिवाइस, लेबल, न्यूमरल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स यूज्ड और सर्विसेज और अदर आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सिमिलर गुड्स और सर्विस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अनदर। तो देखिए आप क्या करते हो, कोई भी क्लोथ खरीदते हो, ब्रांड के होते हैं, आप देखते ही पहचान जाते हो, क्यों, क्योंकि उसका साइन आपको पता चल जाता है, ओके। अगर देखिए चैंपियन ब्रांड है, टी शर्ट आती है, तो आपको पता चल जाती है चैंपियन ब्रांड की टी शर्ट कौन सी है, नाइकी, प्यूमा, एडिडास, आपको पता चल जाता है, क्योंकि उसका ट्रेडमार्क है एक, ठीक है, उसका एक सिग्नेचर सिंबल है, उसका एक ब्रांड नेम है, तो ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड पार्ट में आ गया। इट इज अ डिस्टिंक्टिव साइन which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise। तो इसका मतलब उनके पास परमिशन है। अब आप देखोगे मार्केट में बहुत सारी कॉपीज आती है, 7A ये सब कुछ, तो वो चाहे तो कंपनी क्या कर सकती है, उनके अगेंस्ट केस भी कर सकती है। अब देखिए कितने सारी कॉपियां आ गई है, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, ध्यान भी नहीं देती। कंपनी को पता है कि हम इतने पार्ट की तरफ जाएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ हमें जाना पड़ सकता है, तो इसलिए कंपनी नहीं करती। लेकिन अगर कोई पर्सन तीसरा शिकायत करता है कि ये देखो आपकी कॉपीज बना रहा है, ये आपके प्रोडक्ट को बेच रहा है, शैम्पूज देखोगे कितने नकली नकली आते हैं, 100 रुपए के 3, 100 रुपए के 3 बोले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि ब्रांडेड क्या आएगा, 150 का एक आ रहा है, 200 का एक आ रहा है, लेकिन कोई रास्ते में बेचने वाला होता है, बोलता है 200 के 3, 100 के 3 ये बोलता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉपी कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप केस भी कर सकते हो, यानी जो ब्रांडेड कंपनीज है वो केस भी कर सकती है। ये थोड़ी मैं प्यूमा कराना स्टोर लिख के दुकान खोल लूंगा, ठीक है। मेरे एक दोस्त ने क्या है, हेयर सैलून खोल रखा है डेविड ऑफ नाम से। अब देखो डेविड ऑफ क्या है, उसका ब्रांड है शायद, क्या बोलते हैं, परफ्यूम का, सेंट का।
अब उसने डेविड ऑफ सैलून नाम से खोल रखा है। अब डेविड ऑफ सैलून उसने गली में खोल रखा है, अब गली में कहाँ से वो आएगी बताओ। लेकिन अगर किसी ने शिकायत कर ली तो वो कंपनी उनको क्या बोलेगी कि अपना नाम चेंज करो, उन पे केस भी कर सकती है। ठीक है। एक ने तो हमारे यहाँ पे पीटर जॉनसन स्टोर लिख रखा था, पीटर जॉनसन भी एक ब्रांड है, तो पीटर जॉनसन पता चल गया उसको, अब उसने लिख दिया क्लोथ स्टोर, पीटर जॉनसन हटा दिया क्योंकि किसी ने कंप्लेंट की होगी या उनको पता चल गया होगा, क्योंकि धीरे धीरे उस पीटर जॉनसन जो सेल है उसका नाम हो गया था हमारे यहाँ पे, तो लोगों को पता चल गया था, दूर दूर से आने लग गए थे। तो उन्हें बाद में पता चला कंपनी को कि ये पीटर जॉनसन हमारे नाम से क्या बेच नहीं कर रहा है, जबकि वहाँ पे जो कपड़े बिकते थे वो क्या बिकते थे, अनब्रांडेड बिकते थे, इस तरीके से। अब देखिए करंट लॉ ऑफ ट्रेडमार्क कंटेंट इन द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 प्रोविजन क्या है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एज द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। अब देखिए कंट्रोलर जैसे ऊपर था आपको पता है, वैसे ही यहाँ पे भी कंट्रोलर अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ ए सिंगल रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क एट द हेड ऑफिस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एंड अलाउ द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन कंप्यूटर फ्लॉपीज और डिस्केट और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड सेफगार्ड। तो एक तरीके से ट्रेडमार्क से रिलेटेड रजिस्टर रखा गया है, जो भी कंपनीज हैं उनके सारे के सारे ट्रेडमार्क रखे गए हैं। आपको पता है आप मिंत्रा फ्लिपकार्ट देखोगे तो आप उनके ट्रेडमार्क का यूज थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेक्शन 6 में क्या है, सिंगल रजिस्टर में ट्रेडमार्क से रिलेटेड सारा पार्ट हेड ऑफिस में रखा गया है। फिर देखिए बोल रहा है सेक्शन 18, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द प्रोपराइटर ऑफ द ट्रेडमार्क यूज्ड और प्रपोज टू बी यूज्ड बाय हिम मे मेक एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज ट्रेडमार्क। अब देखिए आपने ट्रेडमार्क बनाया, आप यूज कर रहे हो, अब आपको बताइए कोई और भी यूज कर सकता है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करा लोगे ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आप जो प्रोपराइटर के फॉर्म में, ओनर के फॉर्म में क्लेम कर रहे हो ट्रेडमार्क के, तो आपने या तो यूज किया है या आप यूज करने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि आप नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो, उससे पहले ही आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना चाहते हो, तो आपने किसी से ट्रेडमार्क बनवाया और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन दी होगी, यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 24 enables registration of two or more person to be registered as joint proprietor of the trademark where the mark is used or proposed to be used in relation to goods or service connected with the joint applicants। आप देखिए पार्टनर्स होते हैं, आपको पता है, तो जो जॉइंट ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ अप्लाई कर देते हैं कि हमारा पर्टिकुलर ट्रेडमार्क ये है। आपको पता है कि जरूरी नहीं कि किसी कंपनी का एक ही ओनर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीन पर्सन, तीन दोस्त मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कंपनी बना रहे हैं, एक ब्रांड बना रहे हैं, और उस ब्रांड नेम का क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ट्रेडमार्क करवा देते हैं उनके जो भी सिंबल साइन का है। ठीक है, तो एज पर रूल 4 एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क में बी मेड ऑन फॉर्म TM1, देखिए नाम से पता चल रहा है ट्रेडमार्क 1 फॉर्म है, विथ प्रिस्क्राइब फी ऑफ ₹2500 एट वन ऑफ द 5 ऑफिसेज ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, जो कि कहाँ पे लोकेट है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। इसी में से किसी में भी जाके आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो 2500 जमा कराने के साथ, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर द एप्लीकेंट रिसाइड और हैज हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वो डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, कहाँ पे वो रह रहा है, उस हिसाब से आपको लोकेशन दे दी जाती है, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये 5 लोकेशन है। अब देखिए मेन ये रहा, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इन इंडिया इज परपेचुअल सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, हर 10 साल में क्या कराना पड़ेगा, आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। परपेचुअल मतलब क्या है, लाइफ टाइम तक आपके पास है। अगर आपने कोई इमेज है जिसको रजिस्टर करा लिया, वो आपका ट्रेडमार्क हो गया, तो वो परपेचुअल टाइम तक रहेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ेगा। द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल कैन बी फाइल्ड 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ ट्रेडमार्क। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो 10 साल एक्सपायर, आपको पता है कि जैसे 9 साल 6 महीने हो गए, अब आपको पता है कि बाकी 6 महीने और बचे हैं, तो उससे पहले ही आपको अगले 10 साल के लिए रिन्यूअल करा देना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल कैन बी फाइल्ड 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ ट्रेडमार्क। तो जैसे ही एक्सपायर होने वाला है, उससे 6 महीने पहले क्या कर दो, आप एप्लीकेशन फाइल कर लो रिन्यूअल की। सेक्शन 21 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन में गिव ए नोटिस ऑफ अपोजिशन टू द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क वेदर ही हैज और हैज नॉट एनी कमर्शियल और पर्सनल इंटरेस्ट इन दैट मैटर। देखिए इस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने अप्लाई किया ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कोई और भी जो अपोनेंट है, अपोजिशन वाला है, वो नोटिस दे सकता है। ठीक है, दैट एनी पर्सन में गिव ए नोटिस ऑफ अपोजिशन टू द एप्लीकेशन। तो इसका मतलब मैंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन सामने वाला क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है और हमें नोटिस दे सकता है, चाहे उसके पास कमर्शियल इंटरेस्ट हो या नहीं हो, यानी उसका चाहे पर्सनल इंटरेस्ट है या कमर्शियल इंटरेस्ट है या नहीं है, वो हमें नोटिस दे सकता है। अब देखिए उसके बाद आपको पता है कि जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो चेक करेगी कि सही है नहीं है, या जिसने भी एक तरीके का नोटिस दिया है वो क्यों अपोज कर रहा है, उसका रीजन पूछेगी, बस ये पार्ट। Registration of trademark confers on the registered proprietor of the trademark the exclusive right to use the trademark
in relation to the goods or service in respect of which the trademark is registered. While registration of trademark is not compulsory, it offers better legal protection for an action of infringement. देखिए, अगर आप इसको हिंदी में कवर करोगे तो आपको अच्छे ढंग से आ जाएगा। मैंने यहाँ पे हिंदी भी दे रखी है, आपको नहीं दे रखी, यानी खुद के अकॉर्डिंग कवर कर रखी है, जहाँ पे मुझे टिपिकल लगती है ना। तो आजकल आपको पता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है वर्ड में कि हम क्या कर सकते हैं उसको, कुछ कुछ वर्ड में दिक्कत होती है, लेकिन आराम से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ट्रेडमार्क का पंजीकरण ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक को उन वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है जिसके संबंध में ट्रेडमार्क पंजीकृत है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड ट्रेडमार्क ले लिया तो आराम से आप उस गुड्स सर्विस को बेच सकते हो अपने ट्रेडमार्क के नाम से। आपको पता है कि जो भी गुड्स बेचोगे, पैकिंग करोगे, उसमें आप अपने ट्रेडमार्क का लोगो का यूज कर सकते हो आराम से, जिससे आपको पता है कि आपकी गुडविल बनती जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे सरस का दूध चलता है, आपके यहाँ पे अमूल का दूध चलता है, तो आपको पता है कि एक पेटेंट, आपको पता है कि अमूल बटर है, तो उसका जो गुड़िया या बच्ची का निशान है, तो वो एक पहले से ही रजिस्टर्ड पार्ट है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक आपको अधिकार मिल गया, सामने वाले को अधिकार मिल गया उस ब्रांड को कि वो उसका यूज कर सकता है। अब देखिए, ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बेहतर कानूनी सुरक्षा आपको प्रदान करेगा, ये बोल रहा है। क्या करेगा? बेहतर कानूनी सुरक्षा आपको प्रदान करेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में बी असाइंड और ट्रांसमिटेड विद और विदाउट द गुडविल ऑफ द बिजनेस कंसर्न। तो इसका मतलब क्या है, एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, उसको तो कोई भी यूज कर सकता है। मे बी असाइन और ट्रांसमिटेड विद और विदाउट द गुडविल ऑफ द बिजनेस कंसर्न। सेक्शन 37 entitles the registered proprietor of trademark and to give effectual receipt for any consideration for such assignment। तो चाहे आप इसको हिंदी में देख सकते हो, ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक को हकदार हकदार बनाता है और ऐसे असाइनमेंट के लिए किसी भी विचार के लिए अमोघ रसीदें देता है। इसका मतलब क्या है कि आप रजिस्टर्ड ओनर हो, आप चाहे तो क्या कर सकते हो, किसी और को भी ये असाइन कर सकते हो, सामने वाले से पैसा भी ले सकते हो। अगर वो आपके ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है तो सामने वाले से आप क्या कर सकते हो, अमाउंट भी रिकवर कर सकते हो। सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट हैज सिंप्लीफाइड द प्रोविजन इन रिलेशन टू असाइनमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क विदाउट गुडविल। देखिए, ये बोल रहा है कि अगर आपका जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसको अगर आप असाइन करना चाहते हो बिना गुडविल के, तो आराम से गुडविल को असाइन कर, सॉरी, अपने ट्रेडमार्क को असाइन कर सकते हो अनरजिस्टर्ड वाले को, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 50 एम्पावर्स द रजिस्ट्रार टू वेरी और कैंसिल रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजेस ऑन द ग्राउंड दैट रजिस्टर्ड यूजर हैज यूज द ट्रेडमार्क, ये बोल रहा है। यानी देखिए, सेक्शन 50 एम्पावर कर रहा है रजिस्ट्रार को कि वो चाहे तो जो रजिस्टर्ड यूजर है, उसने जिसने ट्रेडमार्क का यूज किया हुआ है, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसको कैंसिल भी कर सकता है या उसमें वेरी यानी चेंजेस भी कर सकता है। तो वो रजिस्ट्रार के पास राइट है सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 51 में रजिस्ट्रार को एम्पावर किया गया है टू रिक्वायर द प्रोपराइटर टू कंफर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर whether the agreement on the basis of which registered user was registered is still in force, and if such confirmation is not received within a period of 3 months, the registrar shall remove the entry thereof from the register in the prescribed manner। देखिए, आपका ट्रेडमार्क के फॉर्म में एक तरीके रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आप रजिस्टर्ड यूजर हो, उसके बाद आपको पता है कि रजिस्टर कभी ना कभी कंफर्म करेगा, तो वो प्रॉपराइटर से कंफर्म करेगा कि आप वास्तविक में मालिक हो या नहीं हो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, या जो भी गुड सर्विसेज आप बेच रहे हो जिसका आपने ट्रेडमार्क ले रखा था, तो आप प्रॉपराइटर हो या नहीं हो, तो वो रजिस्टर कंफर्म करेगा। अगर आप 3 महीने के अंदर नहीं बताते हो तो वो आपके रजिस्टर में से आपका नाम हटा देगा। यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर सेक्शन 54 में बोल रखा है, इट प्रोवाइड्स दैट द रजिस्टर्ड यूजर विल नॉट हैव ए राइट ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन। तो ये सेक्शन 54 में बोल रखा है कि उसके पास क्या असाइनमेंट का राइट नहीं है, ट्रांसमिशन का राइट नहीं है। सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग बोल रखा होगा। जो भी पर्टिकुलर कंडीशन है, या डिटेल मैंने कवर नहीं करी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट थे। अगर आप चाहो तो, अगर आप ट्रेडमार्क का पार्ट देखना चाहो तो उसकी पीडीएफ भी मेरे पास शायद अवेलेबल होगी, लेकिन उसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो बहुत सारे इतने पॉइंट कवर करने की जरूरत नहीं होती। यूजली हमें टाइम देखने की जरूरत होती है, क्या पेनल्टी ऑफेंसेज हैं, क्या प्रिस्क्राइब्ड फीस है, वो भी आप देख सकते हो, क्या पता वो एग्जाम में आ जाए। पर मोस्टली इसमें जो आता है वो क्या आता है कि मैं बोल सकता हूँ सेक्शन का ऊपर ऊपर का पॉइंट आ सकता है, या अभी तक जो आया होगा तो वो जनरली क्या आया होगा कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो जैसे आपको पता है कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड कितने साल है, लाइफ टाइम, लेकिन रिन्यूअल कराएंगे क्या, 10-10 साल में, हर 10 साल में, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर देखिए, सेक्शन 61 टू 68 में बोल रखा है, इट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव ट्रेडमार्क्स। दीज प्रोविजन प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कलेक्टिव मार्क विच बिलोंग टू ए ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड द यूज देयर ऑफ इज रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो इसका मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा ट्रेडमार्क होगा कलेक्टिव, क्योंकि उन ग्रुप के बहुत सारे क्या है, बिजनेस हैं, तो उन्होंने एक साथ क्या करा दिया, अलग अलग जो ट्रेडमार्क्स हैं उनका एक साथ कलेक्टिव रजिस्ट्रेशन करा दिया।
Section 101 to 121 deal with the matter relating to offences, penalty and procedure. These are Section 103 में बोल रहा है with the penalty for applying false trademark, trade description etc. and imposes punishment with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months. अगर आपने गलत ट्रेडमार्क फाइल किया है, अगर आपने वो ट्रेड डिस्क्रिप्शन बोले ना, व्यापार से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन गलत दिया है, तो उस केस में आप पर पनिशमेंट हो सकता है। तो जेल की सजा होगी 6 महीने तक की, शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, बट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि 6 महीने से कम नहीं होगी और 3 साल तक की हो सकती है। तो 6 महीने से 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और जो फाइन है, शैल नॉट बी लेस देन 50,000, 50,000 से कम का नहीं होगा। तो 50,000 से लेके 2 लाख तक का, मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। मिनिमम 50 है, मिनिमम 6 महीने जेल की सजा, मैक्सिमम 3 साल हो सकती है। मिनिमम 50,000 रुपये फाइन, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। Section 105 prescribe enhanced penalty on second and subsequent conviction for offences committed under Section 103 and 104 and imposes punishment with imprisonment which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years and with fine which shall not be less than rupees 1 lakh but which may extend to rupees 2 lakh। तो इसका मतलब क्या है, एनहांस पेनल्टी भी आपकी लग सकती है सेक्शन 105 में, जो कि बता रखा है कि अगर आपने 103 104 में जो ऑफेंस कमिट किए हैं या आपने कुछ गलती करी है तो आपको जेल की सजा भी हो सकती है 1 साल से लेकर 3 साल तक की। और जो पेनल्टी या फाइन है वो है 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का। सेक्शन 106 में बोल रखा है इट प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर रूमिंग पीस गुड्स एटसेट्रा इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 81 डीलिंग विद स्टाम्पिंग ऑफ पीस गुड्स, कॉटन यार्न एंड थ्रेड। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें बोल रहा है कि जब भी गुड्स पैक होता है तो उसमें जनरली क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कॉटन यार्ड्स होते हैं, धागे होते हैं, सूती कपड़ा होता है या गुड्स का टुकड़ा होता है, उसकी स्टाम्प लगानी पड़ती है। तो अगर आपने उसमें गलती करी है तो ये सेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फॉर फॉरफीचर ऑफ गुड्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स को जब्त भी कर सकती है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकती है। सेक्शन 107 मेक्स इट एन ऑफेंस इफ ए पर्सन फॉल्सली रिप्रेजेंट ए ट्रेडमार्क एज रजिस्टर्ड। It has been clarified that use of symbol like R in circle in relation to unregistered trademark would constitute an offense। इसका मतलब क्या है कि एक R है और उसको सर्किल में दे दिया और आपने क्या बोल दिया, देखो बोल रहा है ना लाइक R इन ए सर्किल, तो आपको पता है कि वो रजिस्टर्ड बताएगा, क्या बताएगा कि आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। लेकिन अगर आपने R का यूज कर लिया, आपको पता है कि आपका अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, R का यूज कर रहे हो, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज कर रहे हो, तो आपकी गलती है। सेक्शन 107 में इसको ऑफेंस माना गया है। पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंस इज इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। तो इसका मतलब जेल की सजा हो सकती है जो 3 साल तक की हो सकती है और विथ 5 और विथ बोथ। अच्छा, ये 5 लाख होगा, 3 साल तक की सजा, 5 लाख रुपीज या दोनों, ये बोल रहा है। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखना भूल गया। It is also clarified that where the mark in question is registered under the law of country outside India, the use of word or other expression to denote such registration in foreign country is permissible। फिर ई बोल रहा है according to section 108 the use of any word which would lead to the belief that a person's place of business is officially connected with the trademark office shall be treated as offence and be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or both। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फिर 5 नहीं है, ये क्या है, फाइन है। ओके, याद रख लेना। तो 3 साल तक की जेल की सजा और फाइन हो सकता है। अब फाइन कितना है ये नहीं डिफाइन किया गया, तो यहाँ पे यही पॉइंट है। 108 में भी ये बोल रखा है कि यूज ऑफ एनी वर्ड विच वुड लीड टू द बिलीव दैट ए पर्सन प्लेस ऑफ बिजनेस इज ऑफिशियली कनेक्टेड विद द ट्रेडमार्क ऑफिस, जबकि वो रियल में है ही नहीं, लेकिन ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया जिसमें लग रहा है कि पर्सन का जो बिजनेस का प्लेस है वो ट्रेडमार्क ऑफिस से कनेक्टेड है। तो एक तरीके से ऑफेंस है और उसको जेल की सजा भी हो सकती है जो कि 2 साल तक की हो सकती है, साथ में फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, या तो फाइन होगा या जेल की सजा होगी या दोनों। सेक्शन 109 कंटेन्स प्रोविजन फॉर पेनल्टी फॉर falsification ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर। द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द imprisonment नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर और विद फाइन और बोथ। इसमें भी यही है। फिर बोला है सूट कैन बी इनिशिएटेड आइदर अंडर द लॉ ऑफ पासिंग ऑफ और फॉर इन्फ्रिंजमेंट अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 डिपेंडिंग ऑन वेदर द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड रेस्पेक्टिवली। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर ट्रेडमार्क क्या अनरजिस्टर्ड है, या हम बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी भी पेंडिंग है, या रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ ये जनरली पता नहीं चल रहा, तो उस केस में सूट भी इनिशिएट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कोर्ट में केस भी किया जा सकता है। फिर देखिए सेक्शन 135 में बोल रहा है इट एक्सप्रेसली स्टिपुलेट्स दैट द रिलीफ विच ए कोर्ट में ग्रांट इन एनी सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट or for passing of referred to in section 134 includes injunction and at the option of the plaintiff either damages or on account of profit together with or without any order for the delivery up to the infringing levels
एंड मार्क फॉर डिस्ट्रक्शन और इरेजर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो इसमें रिलीफ की बात कर रहा है। एक तरीके से इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि देखिए निषेधाज्ञा बोल सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेधाज्ञा। यानी एक तरीके से परमिशन नहीं दी जा रही है किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर। आपको पता है कि देखिए अगर आपके लेबल्स का ट्रेडमार्क का गलत यूज़ किया गया, आपको नुकसान हो गया, तो आप केस कर सकते हो। फिर आपको पता है कि जो भी नुकसान है उसकी आप रिकवरी कर सकते हो। तो कह रहा है एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ आइदर डैमेज और एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी नुकसान हुआ है या जो एक तरीके से प्रॉफिट को हानि वो सॉरी प्रॉफिट आपका कम हुआ उसकी वजह से, क्योंकि आपका वैसे प्रॉफिट ज़्यादा होता लेकिन आपकी जो ब्रांडिंग है उसका गलत यूज़ कर लिया गया, क्वालिटी एक तरीके से गिरा दी गई और आपकी परमिशन के बिना यूज़ किया गया है, तो उस केस में आप कोर्ट में केस कर सकते हो और जो भी आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा सकते हो। इस सेक्शन में ये दे रखा है। फिर देखो आगे देखिए क्या दे रखा है, 1 मिनट। कॉपीराइट में दे रखा है इट इज अ राइट गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि देखिए साहित्यिक वर्क हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिकल हो गया, संगीत से रिलेटेड साहित्यिक काम हो गया, या सिनेमाटोग्राफी आप जानते हो उसके प्रोड्यूसर हो गए, फिल्म प्रोड्यूस करने वाले पर्सन हो गए, साउंड रिकॉर्डिंग का पार्ट हो गया, वो सारा इसमें आ जाता है। हम देखिए जो भी मूवी देखते हैं, गाने देखते हैं, नाटक देखते हैं, आपको पता है कोई हम ड्रामा भी देखते हैं, जब हम क्या करते हैं कहीं पे जाते हैं मंच पे और ड्रामा भी देखते हैं, तो आपको पता है कि उनके पास राइट है, उनके परमिशन के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट इंक्लूडिंग इंटर आलिया राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन कम्युनिकेशन टू द पब्लिक अडेप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, ये भी आ गया। तो इसका मतलब क्या, किसी के वर्क को हम क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पार्ट भी आ गया। तो इसका मतलब पुरानी कोई नाटक है उसको वापस से हम न्यू करके बना रहे हैं, तो सामने वाले की परमिशन चाहिए होती है। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट डिफाइन द टर्म कॉपीराइट एज टू मीन द एक्सक्लूसिव राइट टू डू or authorize the doing of the following act in respect of work or any substantial part thereof. The main objective of act is to give protection to the owner of the copyright from the dishonest manufacturers who try to confuse public and make them believe that the infringed products are the product of the owner. तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, वही पुराने पैकेट में नए नए पुराने हम बोल सकते हैं कि नए पैकेट में पुराने माल को बेचने की कोशिश करते हैं। तो जानबूझ के क्या करते हैं, किसी का जो पुराना काम है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि बिल्कुल नया है, जबकि आपको पता है कि उन्होंने क्या कर रखा है, पुराने काम का ही यूज़ किया है, एक तरीके से उसको नए पैकेट में डालने की कोशिश की है। तो यहाँ पे यही होता है, कभी कभी आप देखते हो कि कुछ नाटक आपको दिखते हैं, वो तो पहले ही सीरियल पे बेस होता है, ठीक है, लेकिन उसका लोग क्या करते हैं, बिना परमिशन के यूज़ कर लेते हैं। तो सामने वाला केस भी कर सकता है जिसके पास कॉपीराइट है। कभी-कभी आप देखोगे किसी ने स्टोरी सुनाई, उसका कॉपीराइट करवा दिया। तो कुछ एक्टर क्या करते हैं, वो खुद ही प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो उन्होंने कहानी सुनी उस पे कहानी बना लेते हैं। पर आपको पता है कि जिसके पास अगर कॉपीराइट है, तो वो उस एक्टर के ऊपर केस भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कॉपीराइट के प्रोविज़न सख्त हैं, थोड़े हार्ड हैं, तो वही पार्ट इसमें दे रखा है। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? It provides that copyright shall subsist throughout India in certain classes of work which are enumerated in the section. Section के अकॉर्डिंग जो बोल रखा है, copyright subsist throughout India in the following classes of work. अब देखिए classes of work क्या है सेक्शन के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग, ये बताया मैंने आपको। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑथर दैट इज क्रिएटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लिटरेरी म्यूजिकल ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक वर्क, या कोई सिनेमाटोग्राफी फिल्म बना रहे हो आप, साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपके पास राइट है, आपकी परमिशन के बिना उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। आप जो साउंड मिक्सिंग भी करते हो, आपको पता है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी के गाने को यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं भी क्या करूँगा, अपनी यूट्यूब की वीडियो डालूँगा और उसमें क्या करूँगा, पीछे नीचे बैकग्राउंड बैकग्राउंड में कोई टोन यूज़ करने लग जाऊँगा, कोई ट्यून हो गई या कोई म्यूज़िक यूज़ करने लग जाऊँगा, तो मुझे सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, जनरली द ऑथर इज द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट इन ए वर्क, ये बोल रहा है। सेक्शन 22 टू 29 डील विद द टर्म ऑफ कॉपीराइट विच आर एज फॉलोज। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, लिटरली ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क एंजॉय कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स बियॉन्ड, दैट इज 60 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, ये बोल रहा है। यानी देखिए इसका मतलब हो गया कि ऑथर जब तक जीवित है तब तक, और उसके बाद 60 साल और, उसकी डेथ के 60 साल, आपको बताया डेथ हो गई उसके बाद 60 साल और, तब तक एक तरीके से कॉपीराइट रहता है। In the case of joint authorship, the term of copyright is to be construed as a reference to the author who dies last. तो मतलब बोल रहा है कि अगर दो ऑथर है, जॉइंट ऑथर है, एक की डेथ हो गई, उसके बाद जैसे ही दूसरे की डेथ होगी, उसके बाद प्लस फिर 60 ईयर और लिए जाएंगे। तो जो डेथ का पार्ट है वो नहीं कि पहले ऑथर की डेथ हो गई, ऐसा नहीं है, दूसरे ऑथर की डेथ होगी उसके बाद प्लस 60 ईयर और लिए जाएंगे, ये बोल रहा है। इन द केस ऑफ कॉपीराइट इन पोस्टह्यूमस एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस वर्क
photograph, cinematograph, film, sound recording, work of government, public undertaking, and international organization. The term of protection is 60 year from the beginning of the calendar year next following the year which the work has been first published. तो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी वर्क जो भी, अब देखो ये पोस्ट ह्यूमस मेरे हिसाब से क्या बोल रहा है कि मरने के बाद, मरणोपरांत बोल रहा है ना, तो मरने के बाद कोई भी छद्म वर्क हो, कोई भी गुमनाम वर्क हो, अनोनिमस मतलब कोई भी गुमनाम, स्यूडोनिमस मतलब क्या होता है, कोई भी छद्म वर्क हो, ये बोल रहा है। तो जब भी कोई इस टाइप का काम हो जो कि गुमनाम काम हो या छद्म वर्क हो, कोई फोटोग्राफ, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म हो गई, साउंड रिकॉर्डिंग हो गई, गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग का कोई काम हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम हो गया, तो प्रोटेक्शन का टर्म क्या रहता है, 60 साल तक का रहता है। कब से, जैसे ये पब्लिश हुआ था उसके अगले साल से, जैसे ही ये पब्लिश हुआ था उसके अगले कैलेंडर ईयर से 60 साल तक होता है। हिंदी में चाहे तो आप देख सकते हो अगर पढ़ के, मरणोपरांत गुमनाम और छद्म कार्यों, फोटोग्राफ, छायांकन फिल्मों, ध्वनि रिकॉर्डिंग, सरकारी सार्वजनिक उपक्रम और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य में कॉपीराइट के मामले में सुरक्षा की अवधि अगले वर्ष कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष है, जिसे कार्य को पहली बार प्रकाशित किया गया, मतलब जिस साल में कार्य को पहली बार प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, उसके अगले साल से चालू होता है और 60 साल तक कॉपीराइट रहता है। ठीक है। सेक्शन 9 of the Copyright Act requires for establishment of an office to be called the Copyright Office for the purpose of this act. Section 11 of the act provide for establishment of copyright board and empower the central government to constitute the same, consisting of a chairman and not less than 2 but not more than 14 members। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक चेयरमैन होगा और 2 से कम नहीं और 14 से ज़्यादा नहीं मेंबर। तो इसका मतलब मेंबर कितने होंगे, 2 से लेके 14, 2 से लेके 14। Section 18 of Copyright Act provides for the assignment of copyright in an existing work as well as future work. In the case of assignment of copyright in any future work, the assignment has the real effect only when the work come into existence। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि असाइनमेंट की बात करता है कि कॉपीराइट को असाइन किया जा सकता है, असाइनी को असाइन किया जा सकता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग वर्क हो चाहे वो फ्यूचर वर्क हो। ये बोल रहा है कि अगर कॉपीराइट को असाइन किया जा रहा है फ्यूचर वर्क के केस में, द असाइनमेंट हैज द रियल इफेक्ट ओनली व्हेन द वर्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब वो रियल में एग्जिस्टेंस में आएगा तब जाके उसका इफेक्ट रहेगा। फिर बोल रहा है सेक्शन 19 में, इट प्रोवाइड्स दैट एन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट शुड बी इन राइटिंग साइंड बाय द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। अगर वो किसी और को असाइन भी कर रहा है अपने काम को, कॉपीराइट को, तो वो राइटिंग में होना चाहिए। सेक्शन 30 में बोल रहा है, इट एम्पावर्स द ओनर ऑफ द कॉपीराइट in any existing work or the prospective owner of the copyright in any future work to grant any interest in the right by license in writing by him or by his duty authorized agent। तो इसका मतलब क्या है, ये एम्पावर कर रहा है उस पर्सन को जिसके पास कॉपीराइट है कि वो अपने राइट को किसी और को भी दे सकता है, या अगर आपने असाइन किया है फ्यूचर वर्क के लिए तो जिसको असाइन किया है वो भी क्या कर सकता है, किसी को और को दे सकता है। ठीक है। तो आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड होगा, ऑथोराइज एजेंट से रिलेटेड होगा। वो क्या कर सकता है, किसी और को भी पार्ट दे सकता है, किसी और को भी कॉपीराइट से रिलेटेड वर्क दे सकता है। सेक्शन 32 एंटाइटल्स एनी पर्सन टू अप्लाई टू द कॉपीराइट बोर्ड फॉर ए लाइसेंस टू प्रोड्यूस एंड पब्लिश ए ट्रांसलेशन ऑफ ए लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क इन एनी लैंग्वेज आफ्टर ए पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द वर्क। इसमें क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कॉपीराइट बोर्ड को लाइसेंस के लिए। पर कब अप्लाई करोगे, आपको क्या करना है, कोई भी लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क का क्या करवाना है, ट्रांसलेशन कराना है किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन कब, जैसे ही वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था उसके 7 साल बाद, उसके 7 साल बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए, कि आपको क्या करना है, जो भी वर्क हुआ है, जो भी लिटरेरी साहित्यिक वर्क हुआ है, जो भी ड्रामेटिक वर्क हुआ है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है। जैसे कोई 10 साल पुराना नाटक है, आपको पता है कि अगर वो बंगाली भाषा में है, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट कराना है, तो आप 7 साल बाद एक तरीके से क्या कर सकते हो, उसका लाइसेंस ले सकते हो। Section 32B of the Act deals with the termination of license and provide that if at any time after the granting of license, the owner of the copyright in the work or any person authorized by him publishes a translation of such work in the same language and which is substantially the same in the content at a price reasonably related to the price normally charged in India for the translation of work of the same standard on the same or similar subject, the license so granted shall be terminated। देखिए इसमें जनरली बोल सकते हैं कि लाइसेंस को टर्मिनेट करने की बात कर रहा है। अब ये इससे रिलेटेड ही था सेक्शन, आपको लाइसेंस मिल गया क्योंकि 7 साल बाद आप क्या कर रहे हो, किसी और लैंग्वेज में लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क को क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको एक तरीके से आपको लाइसेंस मिल गया है तो आप आराम से उससे पैसे कमा रहे हो, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं पब्लिश कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। लेकिन बोल रहा है कि अगर आपको ऑथराइज किया गया है उस पर्सन को, या आपके वर्क को ऑथराइज किया गया है कि आप पब्लिश कर सकते हो, तो आप क्या कर रहे हो, सेम लैंग्वेज में ही पब्लिश कर रहे हो और सेम प्राइस ही कवर कर रहे हो जो नॉर्मली इंडिया में चार्ज होती है। सेम स्टैंडर्ड में या सिमिलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो जो पहले होती थी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
तो उस केस में चाहे तो लाइसेंस आपका टर्मिनेट किया जा सकता है। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, सेम टू सेम बेनिफिट उठा रहे हो, तो आप उठा नहीं सकते हो, ये बोल रहा है। सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू वर्क फर्स्ट पब्लिश इन एनी फॉरेन कंट्री। तो ये बोल रहा है कि एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू वर्क्स फर्स्ट पब्लिश इन एनी फॉरेन कंट्री। तो अगर आपका किसी फॉरेन कंट्री में वर्क पब्लिश हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या कर रहा है, ये एम्पावर कर रहा है कि वो सारे बेनिफिट जो प्रोविजन से रिलेटेड है वो प्रोवाइड कर सकती है। चैप्टर 10 ऑफ द एक्ट कंटेनिंग सेक्शन 44 to 50A deals with the various aspects of registration of copyright. It is evident from the provision of aforesaid section that registration of work under the Act is not compulsory and is not a condition precedent for maintaining a suit for damages if somebody infringes the copyright. तो ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क क्या है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोग करवाते हैं। क्यों करवाएंगे? क्योंकि आपको पता है कोर्ट में केस करना आसान हो जाता है और आपके पास राइट है, आपके राइट को कोई अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता। एक्ट कंटेम्पलेट सिचुएशन वेयर कॉपीराइट इन ए वर्क इज डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज एंड प्रोवाइड फॉर सिविल रेमेडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज एंड क्रिमिनल टू द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन द इवेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। अगर आपके कानूनों का उल्लंघन किया गया है, कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, जो हम बोल सकते हैं कि उस पर केस किया जा सकता है, उस पे उससे हम सिविल रेमेडी ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी ले सकते हैं, या एक तरीके से उसको क्रिमिनल के फॉर्म में भी ठहराया जा सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है। Apart from remedies for infringement of copyright, the Act expressly provide for the protection of a special right of the author known as moral right। तो नैतिक ड्यूटी भी होती है, नैतिक अधिकार भी होते हैं, उसके थ्रू एक तरीके से ये एक्ट बोलता है कि आपको उनके कॉपीराइट कंटेंट का यूज नहीं करना। तो देखिए ये सारा पार्ट आ गया। अब मैंने बहुत सारे सेक्शन इसके डिटेल में कवर नहीं करे, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरे कवर करता तो अराउंड इसके 150 पेजेस ही हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि एग्जाम में जो पर्टिकुलर आएगा वो क्या आएगा, जैसे 60 ईयर्स का आपका पार्ट आ गया, 10 ईयर्स का पार्ट आ गया, ये मोस्टली आ सकता है। नोवेल्टी होनी चाहिए, कमर्शियल यूज होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या आता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये आते हैं। तो मोस्टली आपके यही पार्ट आएंगे, क्योंकि देखिए लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे कंटेंट है। मैं कोई सीए की एक यूनिट प्रोवाइड नहीं कर रहा कि मैं इनडायरेक्ट टैक्स ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि सिर्फ जीएसटी का मैं सर हूँ या मैं टैक्स का सर हूँ। मुझे बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने हैं, तो मैं नहीं चाहता कि एक एक चीज़ की क्या है 10-10 वीडियो बने, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसका पार्ट कवर कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो जो छोटे छोटे पॉइंट थे। तो अब देखिए एक और चीज़ रखना कि मैंने आरटीए एक्ट की आपको क्या है पीडीएफ दी थी एमसीक्यूज की। उसमें पहले क्वेश्चन में मैंने क्या 15 जून आंसर करवाया हुआ है। अब देखो 15 जून को एक तरीके से असेंट ये मिली थी प्रेसिडेंट की, मेरे हिसाब से जहाँ तक उसमें लिखा हुआ है। फोर्स में जो आया था वो 120 दिन बाद आया था, मैंने आपको बताया था। तो 12 अक्टूबर को फोर्स में आया। तो मैंने क्या है उसको सही कर दिया, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सही करके। अगर नहीं प्रोवाइड की तो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, जिसमें जो पहले क्वेश्चन में पार्ट आएगा। और देखिए मैं इनके एमसीक्यूज मुझे लगता है कि प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्टेज है। क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलूंगा और मैं बोलूंगा कि देखो मैंने इस पर्टिकुलर प्रोविजन में आपको बताया था। तो मुझे कवर कराने की जरूरत नहीं है किसके, इसके एमसीक्यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी और आरटीआई एक्ट के। मैं आपको अनसॉल्व सॉल्व जो पीडीएफ है वो दे देता हूँ एमसीक्यूज के। अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही तो बता देना, वो पर्टिकुलर मैं आपको समझा दूंगा। ओके, बस यही पार्ट रहेगा। इसलिए आप याद रखना कि इनकी मैं सॉल्व जो भी एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, क्योंकि देखो मेरे को बार बार वही पॉइंट बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने 57 या 56 क्वेश्चन दिए आरटीए एक्ट में, अब वो पूरे मुझे समझाने पड़ेंगे, और समझाने की कोई नीड ही नहीं है। मैं बोलूंगा देखो ये दे रखा था पीडीएफ में। तो अगर बाद में टाइम मिला तो करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा। इससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा, थियोरटिकल पार्ट ही ज़्यादा प्रोवाइड करूंगा, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ पे जरूर आपको सारे के सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। ओके, लेकिन पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।